हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा था बेटा कि ग्लोबलाइजेशन आखिर क्या होता है, और साथ के साथ हमने क्या पढ़ा था बेटा कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड प्रोवाइड करवाते हैं या एनेबल करते हैं। आज हम इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा बड़ा ये सेशन नहीं होगा, 10-15 मिनट का सेशन होगा। उसके बाद अपना ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा, कुछ नहीं मतलब सारे ही करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन को बताया जाता है कि ये एक इंटीग्रेशन है बिटवीन कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज को इंटीग्रेट करने का काम करता है, यूनाइट करने का काम करता है। किसके जरिए? फॉरेन ट्रेड के जरिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए, यानी कि विदेशी व्यापार के जरिए और विदेशी निवेश के जरिए। किस किन कंपनीज के जरिए? बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। याद रखना बेटा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है बेटा वो एक मेन एसेंस होता है ग्लोबलाइजेशन का। जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा बेटा, माइग्रेट करेंगे पीपल एक जगह से दूसरी कंट्री में, या जो कैपिटल का फ्लो है बेटा वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचेगा, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो फॉरेन कंट्रीज से। ये सारी की सारी चीजें किसको बढ़ावा देगी बेटा? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगी। तो ये होता है बेटा आपका कौन सा सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ग्लोबलाइजेशन। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा, व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। वो क्या कारण है जिसकी वजह से भारत सरकार ने बैरियर्स लगाए बेटा, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, और व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स, और फिर क्यों उन बैरियर्स को हटा दिया गया। देखिए, मेन रीजन है बेटा बैरियर्स को लगाने का, ताकि फॉरेन ट्रेड और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, मेन रीजन ये है बेटा कि ताकि हमारे कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटा, उन्हें बचाया जा सके बेटा फॉरेन कंपटीशन से। भाई दूसरी कंपनीज यहां पे आके प्रोडक्शन करेगी तो जाहिर सी बात है वो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को क्या देगी? कंपटीशन देगी, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की सेल क्या होगी बेटा? कम होगी। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, और स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के चक्कर में क्या करती है बेटा? इंडियन गवर्नमेंट बैरियर्स क्रिएट करती है। लेकिन बाद में एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट के जरिए कि फॉरेन कंपटीशन बहुत जरूरी है, ताकि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटा वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या कर पाए? इंप्रूवमेंट कर पाए। भाई आपस में ही कंपटीशन करोगे तो जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप विदेशी कंपनियों से कंपटीशन करोगे तो जाहिर सी बात है अपनी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या करोगे? इंप्रूवमेंट करोगे। तो फिर सरकार को लगा कि ये बैरियर्स हटने चाहिए ताकि व्यापार बढ़े और साथ के साथ क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो भी क्या हो बेटा? इंक्रीज हो कंट्री के अंदर। क्लियर है बेटा? थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं लेकिन सिंपल सिंपल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। आगे देखिए बेटा क्या है, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉज हेल्प कंपनीज। लेबर लॉज के अंदर का फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं तो कंपनीज को कैसे हेल्प करती है। फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉ हेल्प्स कंपनीज बिकॉज इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप लेबर लॉज में यानी कि लेबर के कानून में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो तो वो कंपनीज को कैसे हेल्प करती है बेटा? उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? अट्रैक्ट होता है। देखिए, इंस्टीड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, अगर आप वर्कर्स को हायरिंग करोगे रेगुलर बेसिस पे, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड। जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती है बेटा वो वर्कर्स को हायर करती है शॉर्ट पीरियड के लिए बेटा, जब काम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। इसलिए किया जाता था कि कंपनी जो है लेबर कॉस्ट को क्या कर दे बेटा? रिड्यूस कर दे। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस। लेकिन आज भी फॉरेन कंपनी जो है वो लेबर लॉस में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड करती है। द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग ईच डे। जो कॉम्पिटिशन है बेटा मार्केट के अंदर वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है बेटा? बढ़ता ही जा रहा है। एंड इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ नहीं करती इन लॉस के साथ, तो फॉरेन कंपनीज विल नॉट बी एबल टू रीच देयर डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल्स। अगर गवर्नमेंट इन लेबर लॉस के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बरतेगी बेटा, तो जो फॉरेन कंपनी से बेटा वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी जितना वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। बात समझ में आ गई बेटा? बात सिंपल है। आगे देखिए, What are the various ways in which MNC सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। वो क्या क्या वेज हैं जिसके जरिए एमएनसी सेटअप करी जाती है, कंट्रोल करी जाती है प्रोडक्शन को इन अदर कंट्रीज में। देखिए, एमएनसी सेटअप एंड कंट्रोल प्रोडक्शन बाय इन्वेस्टिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन ए कंट्रीज इकोनॉमी। एमएनसी किस तरीके से बेटा अपने बिजनेस को सेटअप करती है बेटा? एक ह्यूज अमाउंट में क्या करती है बेटा? मनी को इन्वेस्ट करती है दूसरे देशों की इकोनॉमी में। इट सेटअप्स प्रोडक्शन यूनिट क्लोज टू द मार्केट सो दैट दे गेट चीपर लेबर। वो क्या करती है बेटा? जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट है उसे उस मार्केट के पास क्लोजली सेटअप करती है जहां पे उन्हें चीप रेट में क्या मिल जाए बेटा? लेबर मिल जाए। टू इंक्रीज प्रोडक्शन एमएनसीज कोलैबोरेट विद सम लोकल कंपनीज। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एमएनसीज क्या करती है बेटा? लोकल कंपनीज से क्या करती है बेटा? कोलैबोरेट करती है एज द प्रोडक्शन रेट वुड रैपिडली इंक्रीज, ताकि प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। In most cases, the MNCs by local companies and expand their production
द अदर वे इन विच द कंट्रोल प्रोडक्शन इज बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल एंड लोकल प्रोड्यूसर्स। दे हेल्प प्रोडक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके, विच मेक्स द वर्क मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। हैवी मशीनरी और हैवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एमएनसीज क्या करती है बेटा, प्रोडक्शन करती है, जिससे क्या होता है बेटा, उनका जो वर्क है वो बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से कंप्लीट होता है और प्रोडक्टिव वे में क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। बताओ बेटा यहां तक चीजें समझ में आई क्या, सारी की सारी चीजें क्लियर है बेटा? आगे देखिए, आगे क्या है बेटा, Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade? विकसित देश क्यों चाहते हैं कि विकासशील देश जो है अपने ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करे? What do you think should the developing countries demand in return? आपको क्या लगता है कि विकासशील देश जो है बदले में क्या डिमांड करते हैं? देखिए, developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment because MNCs can set up industries in small and developing nations. MNCs क्या चाहती है बेटा, ताकि वो क्या करे बेटा, अपनी इंडस्ट्रीज को स्मॉल और डेवलपिंग नेशंस में सेटअप कर सके, जो कि कम एक्सपेंसिव होते हैं, एंड कैन अर्न देम मोर प्रॉफिट, ताकि एक्सपेंस भी कम लगे और प्रॉफिट भी ज्यादा वो क्या कर ले बेटा, बना ले। द लेबर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर कॉस्ट भी कम आती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आती है बेटा, ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑल्सो सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन डेवलप्ड कंट्रीज, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सेटअप करोगे बेटा, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। द डेवलपिंग कंट्रीज शुड इन रिटर्न आस्क फॉर अ फेयर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज। लेकिन डेवलपिंग कंट्री बदले में क्या डिमांड करती है बेटा, कि जो ट्रेड बैरियर लगे हुए उन्हें हटाया जाए, ताकि उनकी खुद की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो सके बेटा, प्रोटेक्ट हो सके। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? क्लियर है बेटा चीजें? समझिए बेटा इसको। क्लियर बेटा? चलिए देखिए, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। क्या बात हो रही है बेटा, कि जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को समझाइए। देखिए, जो इंपैक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन का यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्यों बेटा? बिकॉज ओनली डेवलप्ड कंट्रीज हैव गेन्ड प्रॉफिट्स ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ उन्होंने ही प्रॉफिट को गेन किया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो डेवलपिंग कंट्रीज है आर ओनली अ सोर्स ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रीज एंड गेटिंग चीपर लेबर। जो विकासशील देश है सिर्फ वो एक सोर्स है बेटा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का और चीपर लेबर को हायर करने का। एंड द एंटायर प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। और सारा मुनाफा कौन सी कंट्रीज कमा लेती है बेटा? डेवलप्ड कंट्रीज कमा लेती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव कॉन्स्टेंटली बीन फेसिंग चैलेंजेस। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और कंपनीज है बेटा वो विकासशील देशों में लगातार फेस कर रही है चैलेंजेस को बेटा, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ब्रिंगिंग देयर गुड्स टू द मार्केट। प्रॉफिट कमाने के पर्सपेक्टिव में भी और अपने गुड्स को मार्केट तक लाने के लिए भी वो क्या कर रही है बेटा? लगातार चैलेंजेस को फेस कर रही है। बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? किस तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर लिबरलाइजेशन करने से बेटा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है आगे बढ़ा है? तो देखिए बेटा कैसे बढ़ा है। इट हैज हेल्प्ड रिमूव ट्रेड बैरियर्स। लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा? लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है ट्रेड बैरियर्स को हटाना। इट हैज मेड फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इजियर। इससे क्या हुआ बेटा? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश इजियर हो गया है। द चॉइसेस ऑफ द बायर्स हैव आल्सो एक्सपेंडेड। खरीदने वालों की चॉइसेस जो है वो एक्सपेंड हुई है। एज नाउ दे गेट टू चूज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय नॉट ओनली डोमेस्टिक कंपनीज बट आल्सो फॉरेन कंपनीज। यानी कि अब जो खरीदने वाला कंज्यूमर है सिर्फ उसको प्रोडक्ट जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज का ही पसंद नहीं आता है, बल्कि अब विदेशी कंपनियों के भी क्या होता है बेटा, वो जो है फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट को भी क्या कर सकता है? पसंद कर सकता है। कॉम्पिटिशन है बेटा जो ट्रेडर्स के अंदर वो क्या हुआ है बेटा? बड़ा है। और प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या हुई है बेटा? कम हुई है। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है बेटा? ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है बेटा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर जो है एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की वो अब किसके हाथ में आ गई है बेटा? बिजनेसमैन के हाथ में आ गई है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूव करना किनको बेटा? ट्रेड बैरियर्स को। तो ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे बेटा तो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल कंपटीशन मिलेगा और बायर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल होगी, जिससे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है बेटा वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेटा हर एक इंडिविजुअल या बायर को क्या हो पाएगी बेटा? मिल पाएगी। क्लियर है बेटा बातें सभी को?
ठीक है, आगे देखिए 8 हाउ डज फॉरेन ट्रेड लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड से कैसे मार्केट इंटीग्रेट होता है पूरी कंट्रीज में, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल अदर देन दोस गिवन हियर। फॉरेन ट्रेड हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, कैसे? फॉरेन ट्रेड क्या करता है बेटा, प्रोड्यूसर्स आर नाउ एबल टू compete एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू द मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ है बेटा, जो प्रोड्यूसर्स है वो compete कर सकते हैं बेटा और अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज के मार्केट में भी। Opportunities are provided not just for the seller but also for the buyer to get goods outside from their own country। अब अपॉर्चुनिटी सिर्फ सेलर के लिए नहीं है, बायर के लिए भी, क्योंकि बायर को अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देशों का भी गुड्स क्या हो जाएगा बेटा, आराम से मिल जाएगा। Their choices have expanded as now they get to choose products manufactured by not only domestic companies but also foreign companies। यानी कि बायर को क्या चॉइस मिली है बेटा कि अब वो जो गुड्स सेलेक्ट करेगा वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंपनी से नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज का भी गुड अपने क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। The price of these goods had decreased because of the competition in the market। और जो गुड्स की प्राइस है बेटा वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। Producers from different countries are now able to compete not just with the competitors in their own country but with their across in the world। और कंपटीशन बढ़ा है बेटा ग्लोबलाइजेशन के तहत। Indian market today is not flooded with goods made in India but goods from all across the world at affordable prices। आज जो भारत का बाजार है बेटा वो भारतीय गुड्स से भरा हुआ नहीं है बल्कि विदेशी गुड्स यानी कि फॉरेन गुड्स से भरा हुआ है, वो भी बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस पे। देखिए बेटा इंडिया में क्या है बेटा, प्रोडक्शन थोड़ा स्लो रेट पे हो रहा है बेटा, इस वजह से हमारे जो गुड्स हैं बेटा वो विदेशी गुड्स को या फॉरेन गुड्स को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या हो गई है बेटा ग्लोबलाइजेशन के तहत कि जो विदेशी गुड्स हैं वो इंडिया में ज्यादा परचेस किए जा रहे हैं एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा आपको? जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो, जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनके पास मेड इन इंडिया मोबाइल है? मोस्ट ऑफ द लोगों के पास क्या है बेटा, मेड इन चाइना होगा या मेड इन यूएसए होगा, एप्पल का फोन होगा, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सब विदेशी फोन है बेटा। तो बहुत कम लोगों के पास आपको लावा का फोन देखने को मिलेगा और जियो का फोन देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है बेटा कि कंट्री के अंदर जो हमारे गुड्स हैं बेटा वो इंडियन गुड्स कम है बेटा, बल्कि फॉरेन गुड्स ज्यादा है, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमें मिल रहे हैं। क्लियर है बेटा? आगे चलिए, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक 20 years फ्रॉम नाउ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या ग्लोबलाइजेशन आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। 20 years फ्रॉम नाउ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी मोर एफिशिएंट। 20 साल बाद जो है प्रोडक्शन है गुड्स का वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हर फील्ड में एडवांसमेंट आ जाएगा बेटा, और क्वालिटी और क्वांटिटी जो है गुड्स की प्रोड्यूस की वो भी बढ़ जाएगी बेटा। स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो एंटरप्रेन्योर्स है बेटा वो भी बढ़ेंगे और मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी उनके जरिए। ठीक है, सिंपल है। 10 देखिए, सपोजिंग यू फाइंड टू पीपल आर्गुइंग, वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन इज हर्ट आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, द अदर इज टेलिंग ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया डेवलप, हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू दीज आर्गुमेंट्स? सपोज करो आपको दो लोग मिलते हैं जो एक ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और एक उसके अगेंस्ट में, आप इसका कैसे रिप्लाई करेंगे? ग्लोबलाइजेशन हैज वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। देखो हर एक चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। एडवांटेज ये है बेटा कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है बेटा, कंट्री के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी सुधरी है, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यहां पे आने लगी है। प्रॉफिट बढ़ने लगा है बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है बेटा कंट्री की इकोनॉमी, और पीपल जो है अब गुड्स परचेस कर सकते हैं पूरे विदेश से, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोअर प्राइस पे। डिसएडवांटेज क्या हुआ है बेटा? डिसएडवांटेज ये हुआ है बेटा कि इनकम जो बढ़ी है वो डिसप्रोपोर्शन रेट में बढ़ी है, सिर्फ अमीर लोग अमीर हुए हैं बेटा, ठीक है। जो पुअर है उनकी इनकम क्या हुई बेटा, कम हुई है। जैसे स्मॉल स्केल और लोकल इंडस्ट्रीज थे बेटा वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं बेटा जितना बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कमा रहे हैं। तो देयर बाय इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि इनकम बढ़ तो रही है बेटा लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है या जो लोकल बिजनेसमैन है वो उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं जितना बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति कमा पा रहे हैं। 11 देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स देन दे डिड 2 decades बैक, दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहां हम क्या लिखेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ये एनसीईआरटी के सवाल चल रहे हैं बेटा सारे, ठीक। Markets in India are selling goods produced in many other countries. This means there is increasing import. There is increasing import with other countries, है ना? Increasing trade with other countries, ठीक है? Increasing trade with other countries. Moreover, the rising number of brands that we see in the market might be produced by MNCs in India. MNCs are investing in India because of the cheaper production cost. Because of the cheaper production cost. क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है बेटा, चीप है, सस्ती है, कम है। While consumers have more choices in the market, the effort of rising, ठीक है, more in the market, the effort of rising demand and purchasing has meant greater competition among the producers. Clear है बेटा? Rising demand
एंड एफर्ट एंड परचेसिंग पावर एंड has been greater competition among the producers. ठीक है, ये fill in the blanks था बेटा. ठीक, चलिए आगे देखिए बेटा. मैच द फॉलोइंग. एमएनसी बाय एट चीप रेट फ्रॉम डैश डैश डैश. Quotas and tax और imports are used to regulate trade items. Indian companies who have invest abroad. Indian companies जो है जिसने क्या किया है बेटा, इन्वेस्ट किया है abroad में. और IT has helped in spreading of production of services. Automobile producers, ठीक है. Several MNCs have invested in setting up factories in India for production. किसके लिए? गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स के लिए. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेज द फॉलोइंग देख लो बेटा. MNCs buy it cheaper from small producers. ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, ये रहा. फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ठीक है, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स. ठीक है, फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर गारमेंट्स. Quotas and taxes, code and taxes on imports are used to regulate trade barriers. Indian companies who have invested abroad, Tata Motors, Infosys, Ranbaxy. IT has helped in spreading of production of services, call centers. और several MNCs have invested in setting up factories in India for production. वो है बेटा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स. तो ये इसको मैच कर लेना बेटा, ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे. आगे देखिए और क्या है लास्ट क्वेश्चन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. द पास्ट 2 decades of globalization have seen rapid movements in goods, services and people between countries, goods, services and investment between countries, good investment and people between countries. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज. ये सी नहीं आएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. The most common route for investment by MNC in countries around the world is to set up new factories, buy existing local companies, form partnerships with local companies. तो इसमें आ जाएगा buy existing local companies. और क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ ऑल द पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, या नन ऑफ द अबव. तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बेटा नन ऑफ द अबव. क्लियर है बेटा. तो ये क्या है बेटा, ग्लोबलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस थे बेटा एनसीईआरटी के. ये क्या थे बेटा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे बेटा ग्लोबलाइजेशन के. अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा किसके, कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे इसके. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एमएनसीज. एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. सही है. MNCs set up offices and factories for production regions where they can get cheap labor resources. सही है. This is done so that the cost of production is low and the MNCs can get greater profits. ये भी सही है. तो right answer all of the above. Question number 2. The MNC not only sell its finished products globally but more importantly the goods and services are produced globally. बिल्कुल सही है, true है बेटा right answer. Third देखिए, Dash provides the advantage of being a cheap manufacturing location. कौन है बेटा, चाइना. चाइना जो है cheap manufacturing location सेटअप करके देता है. 4. Cargill Foods, a very large dash, is MNC is the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million purchases daily. American. Right answer क्या है, American. 5. Dash footwear and sports items are examples of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. तो इसमें आ जाएगा garments, garments, footwear and sports. ठीक है, garments, footwear and sports. First, next question 6. An American company is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. तो वो है Ford Motors, American company है बेटा. 7 question देखिए. The products are supplied to the MNCs which then sell them under their own brand names to the customers. These large MNCs have tremendous power to determine the price, quality, labor conditions for distance producers. All of the above. Right answer क्या हो जाएगा, all of the above. 8 क्या है, Ford Motors came to India in dash and spent rupees 1700 crore to set up a large plant near Chennai. चेन्नई में सेटअप किया तो इंडिया में कब आई थी, 1995, जब मेरा डेट ऑफ बर्थ है. 9th, when Ford established its manufacturing plant in India, it is collaborated with. जब फोर्ड ने अपना प्लांट सेटअप किया था इंडिया में तो उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा थार, याद आ गया बेटा, महिंद्रा बोलेरो. ठीक है. 10, Ford Motors were selling 27,000 cars in the Indian markets while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil. ब्राजील में बेचा गया था बेटा. क्लियर है बेटा. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी के, और इसी के साथ अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक के क्या होते हैं बेटा, खत्म होते हैं. और यहां अपना जो चैप्टर है पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है. कौन सा बेटा, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी. और जो अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाले हैं बेटा, वो कौन सा लेके आने वाले हैं, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बेटा, वो लेके आएंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा, 5-6 लेक्चर लगेंगे उस चैप्टर के, या 4-5 लेक्चर लगेंगे उस चैप्टर के. उसके बाद वो चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा. इकोनॉमिक्स हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है बेटा, जिसमें हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया है. ठीक है, और हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिया है. उसके बाद हमने मनी एंड क्रेडिट पढ़ लिया है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया है.
हिस्ट्री में हमारे क्या क्या हो चुका है बेटा, हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो चुका है, नेशनलिज्म इन इंडिया हो चुका है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, और एक लास्ट चैप्टर उसका हमें पढ़ना है 10th बोर्ड के हिसाब से जिसका नाम है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वो भी हम निपटा देंगे बेटा फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी बचेगी कुछ 3-3 4-4 चैप्टर, तो वो भी अपन फटाफट से खत्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा बेटा प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।